हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ निंग्यू ने लेडी मास्टर ज़ुआन के साथ हाथ मिलाते हुए उल्टा वहां पे सेंट्रल रीजन के लोगों के ऊपर ही अटैक करते हुए उन्हें वहां पे खत्म कर दिया था। और जब ये बात सेंट्रल रीजन के तीनों हाल लीडर्स को पता चली थी तो वो लोग लोअर डोमेन के 9th रियल्म्स के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और नफरत तो उन्हें लोअर डोमेन से पहले से ही थी। इसलिए वो लोअर डोमेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाने लगे थे और ये सारा कान वो एंसेस्टर ज़ू के गले डालने वाले थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ू तो मिडिल डोमेन में जाने वाले स्पेस बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके थे, जहां पे एक बार फिर से उनका मुकाबला सेंट्रल रीजन की कुछ लोगों के साथ होता है, जिन्हें एंसेस्टर ज़ू बहुत ही बुरी तरह से खत्म करते हुए एक वॉइड स्पेस को पार करके मिडिल डोमेन में पहुंच चुके थे। जिसके बाद हमें मिडिल डोमेन के एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर स्नो वैलो को ही लोग रहा करते थे। और क्योंकि वो सभी स्नो वैलो के डिसेंडेंट्स थे तो वो स्नो वैलो को फ्लावर गॉडेस के नाम से जानते थे और फ्लावर गॉडेस के नाम से ही वहाँ पे एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एंसेस्टर ज़ू भी स्नो वैलो को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते ही वो सभी लोग एंसेस्टर ज़ू के इमॉर्टल कहते हुए उनकी रिस्पेक्ट में वहाँ पे झुक चुके थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें मिडिल डोमेन की उसी गांव का सीन दिखाया जाता है, जिसे फ्लावर गॉडेस लैंड के नाम से भी जाना जाता था। और उस छोटे से गांव के सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने झुकते हुए देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे स्नो वैलो से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो ये हैं तुम्हारे लोग जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो भी वहाँ पे कुछ सोचकर एंसेस्टर ज़ू को जवाब देते हुए बताती है कि ये लोग तो मेरे ही हैं, लेकिन इनसे मुझे वो एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रही जो कि पहले हुआ करती थी, और ना ही मुझे कोई इनसे इमॉर्टल ऑरा महसूस हो रहा है। जबकि मेरी फैमिली तो इमॉर्टल कल्टीवेटर लाइन ए से बिलोंग करती थी, जिसके चलते मेरी फैमिली का हर एक मेंबर इमॉर्टल कल्टीवेटर हुआ करता था। पर ये सभी तो मुझे बस मामूली से मोटर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर से मोटर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। स्नो वैलो की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू जो कि वहाँ पे उन सभी गाँव वालों को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे स्नो वैलो को जवाब देते हुए कहते हैं कि इसकी असल वजह ये है कि इनकी बॉडीज के अंदर स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद ही नहीं है, जिनका इस्तेमाल करते हुए एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बना जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअल रूट ही होती है। और एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उन सभी की बॉडीज को बहुत ही गौर से देखते हुए स्नो वैलो को बताते हैं कि किसी ने जबरदस्ती इन सभी की बॉडी से इनकी स्पिरिचुअल रूट्स को बाहर निकाल लिया है, जिसके चलते ये सभी लोग अब बस मामूली मोटर्स बन के रह चुके हैं। और ये काम भी आज से लगभग 10 लाख साल पहले ही किया गया था। 10 लाख साल पहले किसी ने इनके ऊपर कर्ज लगाते हुए इन सभी की बॉडी से इनकी स्पिरिचुअल रूट्स को निकाल लिया था। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो को वहाँ पे एक बार फिर से कुछ याद आना शुरू हो जाता है। वो अपने दिमाग पे जोर देते हुए कहती है कि मैंने ऐसे एक एंशिएंट स्पेल के बारे में सुन तो रखा है, जिसका इस्तेमाल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। पर उस एंशिएंट स्पेल के बारे में तो सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, तो इसका मतलब है कि उन्हीं में से किसी एक का काम होगा। पर इससे आगे बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे कुछ भी याद कर पाती। एक बार फिर से उसे वहाँ पे अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था। हालांकि वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसलिए स्नो वैलो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मुझे कोई याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ था 10 लाख साल पहले? मेरे और मेरे लोगों के साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे कोई याद ही नहीं आ रहा। और ये कहते हुए बेचारी स्नो वैलो को तो अब वहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं इस सब का जिम्मेदार खुद को ही ठहराने लगी थी। जबकि एंसेस्टर ज़ू जो कि अभी तक भी वहाँ पे उन सभी गाँव वालों की बॉडीज को बहुत ही गौर से देख रहे थे, अचानक उन्हें वहाँ पे एक और बात पता चलती है। और वो बात पता चलती है एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि जिस एंशिएंट स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की बॉडी से स्पिरिचुअल रूट्स को अलग किया गया था, वो वाकई मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे एंशिएंट स्क्रिप्चर जैसी कोई चीज देखने को मिलेगी। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू अचानक ही वहाँ पे स्नो वैलो को लेते हुए सीधा वहाँ पे उन गाँव वालों के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ एंसेस्टर ज़ू को अपने सामने आते हुए देखकर वो सभी गाँव वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। और वो सभी वहाँ पे एक बार फिर से एंसेस्टर ज़ू के सामने अपना सर झुकाकर उनके सामने खड़े होकर वहाँ पे उनसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, इमॉर्टल, आज से पहले तो आप हमेशा अकेले आया करते थे, तो इस बार आप अपने साथ इस फायरी को लेकर क्यों आए हैं? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? और ये कहकर वो लेडी वहाँ पे बहुत ही गौर से स्नो वैलो को देखने लगी थी। हालांकि वो स्नो वैलो की ही डिसेंडेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे स्नो वैलो को नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन स्नो वैलो को वहाँ पे इस बात का दुख नहीं होता। उल्टा वो वहाँ पे आगे बढ़कर उस लेडी से सवाल करते हुए पूछती है, क्या आप लोग एंसेस्टर ज़ू को पहले से जानते हैं? जिसपे वो लेडी भी जल्दी से जवाब देते हुए स्नो वैलो से कहती है, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स हम इन्हें जानते हैं। भले इमॉर्टल मास्टर का रूप बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन इनसे निकलने वाला वो पावरफुल स्पिरिचुअल और अभी तक भी वैसा का वैसा ही है, जिसे हम गाँव वाले कभी भी ढूंढते हुए पहचान सकते हैं। इसी वजह से तो हम लोगों ने इनका रूप बदल जाने के बावजूद भी इन्हें यहाँ पे इतनी आसानी से पहचान लिया। और वैसे भी 10 लाख साल गुजर चुके हैं, आज तक हमारे इस गाँव में इन इमॉर्टल मास्टर के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं आ सका, तो ये भी एक वजह इन्हें इतनी आसानी से पहचान लेने की। और उस लेडी कैसा कहती हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे थे। और तभी उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर ज़ू को ग्रीट करते हुए कहता है, इमॉर्टल मास्टर, अगर सच कहूँ तो आपका ये रूप पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और ऊपर से आप तो दिन ब दिन जवान भी होते चले जा रहे
हैं। अब अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी थोड़ा गुस्से से उसे घूर कर देखती है, जिसके चलते बेचारे उस मोटर की बोलती वहीं पे बंद हो जाती है। इससे हमें वहाँ पे एक बात का तो अंदाजा हो चुका था कि इस गाँव की मुखिया वो लेडी ही थी। और तभी वो लेडी वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल के साथ सिस्टर से कहती है कि मोटर मास्टर, फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमें बस आपके ही आने का इंतजार था। प्लीज आप हमारे साथ आइए ताकि हम लोग जल्द से जल्द फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल को शुरू कर सके। अब उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर भी चुपचाप स्नो वेलो के साथ वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आगे ले जाते हुए उन्हें वहाँ पे एक स्टेज के ऊपर लाके बैठा दिया गया था। और ऊपर से हेल गॉड ने भी वहाँ पे बैठने के लिए अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकाल लिया था, जिसके ऊपर बैठते हुए सिस्टर बिल्कुल वहाँ पे एक हेल गॉड की तरह अपनी चाय का भी मजा उठाने लगे थे। और सभी लोगों की नजर वहाँ पे सिस्टर के ऊपर ही रुकी हुई थी कि कब सिस्टर वहाँ पे अपनी चाय को खत्म करते हुए हमें फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल को शुरू करने के लिए कहते हैं। इसी बीच सिस्टर वहाँ पे चाय का एक बड़ा सा सिप लेते हैं और स्माइल के साथ वहाँ पे उन सभी गाँव वालों से कहते हैं अपने फेस्टिवल को शुरू करो। सिस्टर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सभी गाँव वाले वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा खुश तो वो लेडी वहाँ पे दिखाई दे रही थी, जो कि वहाँ पे सिस्टर की इजाजत पाकर जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहती है जल्द से जल्द फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल को शुरू करते हुए फ्लावर गॉडेस का हमारे गाँव के अंदर स्वागत करो। अब उस लेडी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले भी वहाँ पे भाग कर सभी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जहाँ पे तरह तरह के खाने ले जाए जा रहे थे। और वहाँ पे एक एंशिएंट कुएं को भी सजाया गया था, जिसका मतलब था कि फ्लावर गॉडेस का फेस्टिवल उसी कुएं के पास ही होने वाला था। और एक एक करके सभी खानों को भी वहाँ पे उसी एंशिएंट कुएं के पास ही ले जाया जा रहा था, जो देखकर स्नो वेलो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती है हजारों लाखों साल गुजर गए, लेकिन फिर भी मेरे ये लोग मुझे अभी तक नहीं भूल पाए। ये लोग तो अभी तक भी मेरे फेस्टिवल को कितनी धूमधाम से मना रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो सभी खाने लाकर वहाँ पे उस कुएं के सामने रख देते हैं। और अपने अपने खाने रखने के बाद वो सभी लोग वहाँ पे उस एंशिएंट कुएं के सामने झुक भी चुके थे, जो देखकर वो लेडी वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपने गांव के लोगों से कहती है हो सकता है शायद इस बार फ्लावर गॉडेस से हम लोगों से खुश होते हुए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल रूट्स को भी दोबारा से रीशेप कर दें, जिसके चलते हम लोग दोबारा से इमॉर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और ये कहते हुए अब उन सभी ने वहाँ पे बाकायदा तौर पर फ्लावर गॉडेस को याद करते हुए प्रे करना भी शुरू कर दिए थे कि फ्लावर गॉडेस उनके ऊपर रहम दिखाते हुए उनकी बॉडीज के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल रूट्स को दोबारा से रीशेप कर दे, जिसका वो पिछले 10 लाख सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब उस लेडी की ये बात सुनकर सभी गाँव वाले भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए फ्लावर गॉडेस को याद करके आपने अपने स्पिरिचुअल रूट्स को रीशेप करने की प्रे करने लगे थे। अब ये सुनकर वो लेडी वहाँ पे दोबारा से अनाउंस करते हुए कहती है तो अब हमारी लिटिल फ्लावर गॉडेस को यहाँ पे ले आया जाए। उस लेडी की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी वहाँ पे एक बार फिर से फ्लावर गॉडेस का नाम चलाते हुए फ्लावर गॉडेस के स्वागत के लिए वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो चुके थे। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है एक छोटी सी बच्ची की, जिसे वहाँ पे उन सभी गाँव वालों ने लिटिल फ्लावर गॉडेस बना रखा था। और इसलिए उस छोटी सी बच्ची का नाम पूरे गाँव में लकी गर्ल के नाम से फैल चुका था, क्योंकि उसे फ्लावर गॉडेस जो बनने का मौका मिल रहा था। और उन गाँव वालों के मुताबिक ये मौका बस कुछ खास खुशकिस्मत लोगों को ही मिला करता था। जबकि हम देखते हैं कि बेचारी वो लिटिल गर्ल तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। वो उसी लेडी जो कि उसकी माँ थी उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिसपे वो लेडी वहाँ पे एक स्माइल के साथ अपनी बच्ची का हौसला बढ़ाते हुए कहती है मेरी बच्ची डरो मत, ये सब तुम हम गाँव वालों के भले के लिए कर रही हो। अगर तुम्हारी कुर्बानी फ्लावर गॉडेस को पसंद आ जाती है तो तुम्हारी बदौलत पूरा गाँव दोबारा से इमॉर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाएगा। ऐसा समझो कि तुम ये सब हमारे गाँव को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए कर रही हो। और ये कहती हुए वो लेडी वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ अपनी बच्ची को अपने पास आने के लिए कहती है और वहाँ पे उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है कि आज के तुम्हारी इस कुर्बानी के बाद पूरा गांव तुम्हारे ऊपर प्राउड करेगा और तुम्हें भी हमेशा फ्लावर गॉडेस की तरह याद करते हुए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाएगी। लेकिन उस लेडी की सारी बातें सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बेचारी वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रही थी। उसे अभी भी वहाँ पे आगे जाने से डर लग रहा था, जो देखकर उसका पिता वहाँ पे गुस्से से उसे डांटते हुए कहता है कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें घर पे क्या कुछ सिखाया था, जल्दी से आगे बढ़ते हुए बस वही करो जो कि मैंने तुम्हें घर पे सिखाया था। अब अपने पिता की ये बात सुनकर बेचारी वो लड़की गर्ल भी वहाँ पे उदास होते हुए धीरे धीरे उस एंशिएंट कुएं की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे बेचारी वो छोटी बच्ची आगे बढ़ रही थी तो उसे वहाँ पे सभी लोगों के अजीब अजीब से चेहरे दिखने लगे थे, जो कि अभी तक तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे उन सभी के चेहरों के ऊपर इवल स्माइल आ चुके थे, जिसका मतलब था कि वो सभी मिलकर बेचारी उस छोटी बच्ची के साथ बहुत ही बुरा करने जा रहे थे। जिस बात का एहसास कहीं न कहीं वहाँ पे उस छोटी बच्ची को भी हो चुका था, इसलिए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा डर महसूस हो रहा था। और तभी वो लेडी भी वहाँ पे स्माइल के साथ उस बच्ची को उस एंशिएंट कुएं के पास जाने का इशारा कर देती है। और ये सब तजू भी वहाँ पे अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए बहुत ही गौर से देख रहे थे। और जैसे ही वो छोटी बच्ची वहाँ पे उस एंशिएंट कुएं के पास पहुंचती है तो वो लेडी मास्टर वहाँ पे बहुत ही प्यार से उसके साथ बात करते हुए कहती है मेरी बच्ची अब तुम्हारी कुर्बानी देने का समय आ चुका है। और ये कहते हुए उस लेडी के साथ साथ सभी गाँव वालों ने भी वहाँ पे उस छोटी बच्ची को अब जंप करने के लिए बोल दिया था, जो देखकर तो बेचारी वो बच्ची भी डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जबकि वो सभी गाँव वाले लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बच्ची को जंप करने के लिए फोर्स करने लगे थे, जिसके चलते बेचारी वो बच्चे भी वहाँ पे मजबूर होकर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस एंशिएंट कुएं के अंदर जंप लगा
लगा देती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि सभी गाँव वालों के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ चुकी थी। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से फ्लावर गॉडेस की प्रे करते हुए उनसे दोबारा अपने स्पिरिचुअल रूट्स को रीशेप करने के लिए मदद मांगने लगे थे। अब ये लोग भी कितने ज्यादा बेवकूफ है, रियल गॉड तो इनके पीछे बैठे हैं जो कि जो चाहे इनके साथ कर सकते हैं। हालांकि अगर एंसेस्टर ज़ू चाहते तो इन सभी को एक गॉड भी बना सकते थे, पर ये सभी भी वहाँ पे अनभक्तों की तरह एक बच्चे की कुर्बानी देने पे तुले हुए थे, जिसे ऑलमोस्ट उन सभी ने मिलकर वहाँ पे कुर्बान कर ही दिया था। खैर इसी तरह से भी वो सभी गाँव वाले उस कुएं के सामने खड़े होकर प्रे कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही उस कुएं के अंदर से एक बहुत ही अजीब एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ऊपर आसमान में जाते हुए अचानक से वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके चलते अब वो एनर्जी धीरे धीरे पूरे गाँव में फैलने लगी थी, जो देखने से बिल्कुल एक फायरवर्क की तरह दिखाई दे रहा था। जबकि सभी गाँव वाले भी उस एनर्जी को वहाँ पे इस तरह से अपने गाँव में फैलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे लग रहा था कि शायद फ्लावर गॉडेस ने उन सभी के ऊपर रहम दिखाते हुए उनकी मदद करना शुरू कर दी है। और ऊपर से जैसे जैसे वो सभी लोग वहाँ पे उस अजीब से एनर्जी के कंट्रोल में आ रहे थे, तो अचानक से उन सभी का बिहेवियर भी वहाँ पे बदलता जा रहा था। और इस सब का असर वहाँ पे स्नो वैलो के ऊपर भी हो रहा था, जो कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में एंसेस्टर ज़ू को छोड़कर बाकी पूरा गाँव वहाँ पे पूरी तरह से उस एनर्जी की चपेट में आ चुका था। और तभी अचानक से ही वो गाँव की मुखिया लेडी वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहती है, फ्लावर गॉडेस हमारे गाँव में आ चुकी है और अब समय हमारे खून की कुर्बानी देने का। और ये कहकर वो लेडी जल्दी से अपने पास एक डैगर को बाहर निकालते हुए अपने हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा देती है और उससे निकलने वाले खून को वहाँ पे एक फ्लावर के ऊपर गिराते हुए कहती है, फ्लावर गॉडेस हम आपके लिए अपने खून तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब उस लेडी के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि बाकी सभी गाँव वालों ने भी वहाँ पे एक एक करके ऐसा ही करना शुरू कर दिया था, जो कि प्रेयर से ज्यादा तो इवल सैक्रिफाइस रिचुअल दिखाई दे रहा था। ऊपर से जैसे जैसे उन सभी गाँव वालों का खून वहाँ पे नीचे गिर रहा था, उसकी सारी एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए सीधा वहाँ पे उसी एंशिएंट कुएं के अंदर ही जा रही थी, जिसके चलते उन सभी गाँव वालों का अपने ऊपर से कंट्रोल और भी छूटता चला जा रहा था। और इसी के साथ अचानक ही वहाँ पे उस एंशिएंट कुएं के अंदर भी एक छोटा सा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से सीधा बाहर निकलते हुए ऊपर आसमान में चली जाती है और बिल्कुल वहाँ पे स्नोफॉल की तरह पूरे गाँव में गिरने लगी थी, जिसे देखकर गाँव का एक मोटर कल्टीवेटर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, यही है वो सुप्रीम गैलेक्सी एनर्जी जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्पिरिचुअल रूट्स को दोबारा से रीशेप कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपनी मोटर कल्टीवेशन जर्नी को भी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी करो, इसे जाया मत होने दो और जितना जल्दी हो सके इसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अब उस मोटर कल्टीवेटर कैसा कहते ही सभी गाँव वालों ने वहाँ पे स्नोफॉल की तरह गिरने वाली उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे उन सभी की बॉडीज के अंदर जा रही थी, तो वैसे वैसे उन सभी की इवल फॉर्म भी वहाँ पे एक्टिवेट होती चली जा रही थी। जबकि बेचारे वो सभी गाँव वाले तो इसे फ्लावर गॉडेस का गिफ्ट समझ रहे थे और ऊपर से इसकी चपेट में खुद स्नो वैलो भी आ चुकी थी, उसे भी वहाँ पे उस इवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, जिसके चलते वहाँ पे उन सभी के चेहरों के ऊपर स्माइल भी आ चुकी थी। और एंसेस्टर ज़ू जो कि वहाँ पे इस इवल रिचुअल को बहुत ही गौर से देख रहे थे, अचानक ही वो वहाँ पे गुस्से से कॉल टून में कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया। और एंसेस्टर ज़ू कैसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज हो जाता है, जिसने वहाँ पे उस पूरे गाँव के टाइम को ही फ्रीज कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि स्नो वैलो भी वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। और तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने हेलगोड वाले सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे खड़े होते ही वो कोड लोग के साथ एक बार पूरे गाँव को देखते हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को पूरे गाँव में रिलीज करवा दिया था। और जैसे ही एंसेस्टर ज़ू का डिवाइन सुप्रीम ऑरा वहाँ पे रिलीज होता है, तो वो इवल एनर्जी तो वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसने वहाँ पे उन सभी गाँव वालों को अपने कब्जे में कर रखा था। और देखते ही देखते एंसेस्टर ज़ू का डिवाइन सुप्रीम ऑरा वहाँ पे धीरे धीरे पूरे गाँव में फैलना शुरू हो चुका था, जो कि उस गाँव में फैली हुई हर एक इवल एनर्जी को वहाँ पे साफ करता जा रहा था। और इसी बीच हम उस गाँव से दूर एक जंगल के अंदर एक इवल कल्टीवेटर मास्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे खड़ा होकर उन गाँव वालों के सैक्रिफाइस का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वहाँ पे काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, तो अब बेचारा धीरे धीरे वो इवल मास्टर भी वहाँ पे परेशान होने लगा था कि अभी तक वो अपने इरादे में कामयाब क्यों नहीं हो पाया। उस मास्टर का नाम कीज़ेन था। एक तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल एक दिन बाद शुरू होने वाला था, पर उन गाँव वालों ने बहुत ही अजीब तरीके के साथ उस फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल को आज स्टार्ट कर दिया था। और अब उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि अभी तक वो अपने इरादे में कामयाब क्यों नहीं हो पाया। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन अभी बेचारा मास्टर कीज़ेन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू का डिवाइन सुप्रीम और अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसने वहाँ पे उस गाँव के चारों तरफ लगे हुए इवल बैरियर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही मास्टर कीज़ेन वहाँ पे अपने बैरियर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है, तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर उस गाँव के अंदर हो क्या रहा है? मैं पिछले 10,000 सालों से समय का इंतजार कर रहा था और लगातार इतनी ज्यादा मेहनत के बाद तो मैंने उन गाँव वालों को अपने झांसे में फंसाया था। और आज 10 सालों के इंतजार में मुझे कुछ इमोर्टल बॉडीज मिलने वाली थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को एक गॉड बनाने वाला था। लेकिन ये अचानक से बीच में कौन आ गया जिसने मेरे पिछले 10,000 सालों से चल रहे प्लान को खत्म करने की हिम्मत की? उसे मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहते हुए मास्टर कीज़ेन वहाँ पे गुस्से से बहुत ही तेजी
एनर्जी के साथ उसी गांव की तरफ ही रवाना हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसएसटजू के डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने वहाँ पे उन सभी गाँव वालों की बॉडीज के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को भी वहाँ पे पूरी तरह से बाहर निकाल फेंका था, जिसके चलते वो सभी गाँव वाले वहाँ पे दोबारा होश में तो आ चुके थे, पर एक साथ इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को उनकी बॉडीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए होश में आते ही वो सभी लोग वहीं पे गिरते हुए दोबारा बेहोश हो चुके थे। पर खुशी की बात ये थी कि वो सभी लोग वहाँ पे ठीक थे और उन सभी गाँव वालों की तरह ही स्नो वैलो की बॉडी से भी वो इवल एनर्जी बाहर निकल चुकी थी। हालांकि स्नो वैलो तो एक इमोर्टल कल्टीवेटर थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि होश में आने के बाद उसे भी अपने सर के अंदर काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने सर को पकड़कर वहाँ पे एसएसटजू से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर आखिर अभी अभी यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था? स्नो वैलो की ये बात सुनकर एंसेस्टजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई तुम्हारे लोगों की सोल्स को खत्म करते हुए उनकी इमोर्टल बॉडीज को अपने कब्जे में करना चाहता था। एंसेस्टजू की ये बात सुनकर स्नो वैलो को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और अब उसे धीरे धीरे वहाँ पे सारा माजरा समझ आने लगा था। वो वहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, ओ तो तभी वो पर्सन यहाँ पे इन लोगों से खून का सैक्रिफाइस करवा रहा था ताकि वो जबरदस्ती इनकी सोल्स को खत्म करते हुए इनकी बॉडीज के अंदर अपनी इवल एनर्जी को डालते हुए इन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू करवा दे और उसके बाद मेरे सभी लोगों की इमोर्टल बॉडीज को अपने कब्जे में कर सके। और एक बार जब वो अपने मकसद में पूरा हो जाता तो वो मेरे सभी लोगों की बॉडीज के अंदर मौजूद फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की पावर के साथ साथ अपनी इवल एनर्जी को भी वापस खींच लेता, जिसके चलते ये सभी लोग बेजान मुर्दे बन जाते और इन सभी की बॉडीज एक्सप्लोड होते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती, यानी बहुत ही भयानक मौत। लेकिन ये बेचारे सभी लोग तो ऑलरेडी मोटर्स बन चुके थे, तो उसके बावजूद भी आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है कि इन मामूली से लोगों का भी फायदा उठा रहा है। और ये कहते हुए बेचारी स्नो वैलो को तो वहाँ पे ऑलमोस्ट रोना ही आ गया था, क्योंकि उसे वहाँ पे अपने लोगों की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। जबकि एंसेस्टजू वहाँ पे कोल्ड टून में स्नो वैलो को जवाब देते हुए कहते हैं कि इस सब के पीछे जो कोई भी है वो यहाँ पे अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टेलनेट के किसी डिसेबल के खून का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे जिस एंशिएंट स्पेल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे इन लोगों से ये इवल सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करवा रहा था, वो सिर्फ एक टेलनेट के डिसेबल के खून से ही किया जा सकता है। एंसेस्टजू की ये बात सुनकर स्नो वैलो भी अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए एंसेस्टजू से कहती है, लेकिन इतना सब कुछ सिर्फ उस एंशिएंट स्पेल की मदद से नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है कि इस एंशिएंट स्पेल के साथ साथ कोई एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें से खून का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि ब्लड के साथ साथ बोन्स और सोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तक उस पर्सन ने हमारे टेलनेट को उस डिसेबल को पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा और उसके बाद बहुत ही चालाकी के साथ इन सभी सीधे साधे गांव वालों को फ्लावर गॉडेस का झांसा देते हुए ये इवल सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करवाया और ऑलमोस्ट इन सभी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। अगर आप ना होते तो अब तक शायद ये सभी लोग भी मारे जा चुके होते। पर आखिर इस सब के पीछे पर्सन है कौन और उसका ये सब करने के पीछे का मकसद क्या है? अब स्नो वैलो के इन सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ एंसेस्टजू ही दे सकते थे। इसलिए अचानक एंसेस्टजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को वहाँ पे एक माउंटेन की तरफ इशारा कर देते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टजू की फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज होती है, जो कि वहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर लगी हुई एक हिडन बैंड फॉर्मेशन के साथ जा टकराती है और ऐसा होते ही वो हिडन बैंड फॉर्मेशन भी वहाँ पे अपीयर हो जाती है और सिर्फ अपीयर ही नहीं होती बल्कि एंसेस्टजू ने वहाँ पे उस हिडन बैंड फॉर्मेशन को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिसके पीछे वहाँ पे एक छोटी सी केव मौजूद थी, जो देखकर तो बेचारी स्नो वैलो को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस तरह से माउंटेन के बीचों बीच एक केव भी मौजूद होगी, जिसे यहाँ पे इस तरह से एक हिडन बैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बंद किया गया होगा। अगर एंसेस्टजू यहाँ पे उसके साथ ना होते तो वो कभी भी इस हिडन बैंड फॉर्मेशन के बारे में पता ना लगा पाती। खैर अभी स्नो वैलो वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी एंसेस्टजू वहाँ पे जंप करते हुए स्नो वैलो को लेकर उसी केव के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे उस केव के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक और फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर तो अब स्नो वैलो वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है, आखिर इस केव के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसे छुपाने के लिए यहाँ पे दो फॉर्मेशन को लगाया गया था। स्नो वैलो की ये बात सुनकर एंसेस्टजू वहाँ पे उस फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देखते हुए बताते हैं कि ये एक टाइम फॉर्मेशन है जिसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आज से 10 लाख साल पहले लगाया गया था। एंसेस्टजू की ये बात सुनकर स्नो वैलो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, एंसेस्टर तो आप ये कहना चाह रहे हैं उस हिडन बैंड फॉर्मेशन को लगाने वाला कोई और था, जबकि इस टाइम फॉर्मेशन को लगाने वाला कोई और पर्सन है, यानी इन दोनों फॉर्मेशंस को यहाँ पे अलग अलग पर्सन ने लगाया है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा है कि जिसने भी इस केव के बाहर उस हिडन बैंड फॉर्मेशन को लगाया था वो इस केव के अंदर मौजूद ट्रायर को हासिल करना चाहता होगा, लेकिन वो यहाँ पे आकर इस टाइम फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया होगा। इसलिए उस पर्सन ने बहुत ही चालाकी के साथ इस ट्रायर को दुनिया की नजर से बचाने के लिए इस केव के बाहर उस हिडन बैंड फॉर्मेशन को लगा दिया होगा, ताकि किसी को भी इस ट्रायर के बारे में पता ना चल सके। और अभी स्नो वैलो वहाँ पे सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एंसेस्टजू वहाँ पे उस टाइम फॉर्मेशन को देखते हुए अपनी टाइम पास को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी टाइम पास को एक्टिवेट करते हुए उन्होंने वहाँ पे अपनी टाइम पास को रिलीज करना भी शुरू कर दिया था, जो कि सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस टाइम फॉर्मेशन के साथ टकराने लगा था। और ऐसा होते ही अभी तक वो टाइम फॉर्मेशन है जो कि वहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में मौजूद थी, वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाती है और उस टाइम फॉर्मेशन को देखकर स्नो वैलो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहती है, न जाने
जाने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। स्नो वैलो की यह बात सुनकर एसएसटजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे टियानलिन सेट की एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से ही लगाया गया है, जिसे डोंगजिन फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सैक्रिफाइस फॉर्मेशन कहना ठीक होगा, क्योंकि अगर एक बार कोई भी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेता है तो इसे सिर्फ वही पर्सन डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि या तो उस कल्टीवेटर से ब्लड रिलेटेड हो या फिर वो दोनों सेम ही ओरिजिन से बिलोंग करते हो। असल में इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल ज्यादातर कल्टीवेटर्स अपने मरने से पहले किया करते थे, इसी खास चीज को छुपाने के लिए। और इस फॉर्मेशन से एसएसटजू को वहाँ पे स्नो वैलो की तरह कहीं और महसूस हो रहा था, इसलिए एसएसटजू स्नो वैलो को वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अब एसएसटजू की ये बात सुनकर स्नो वैलो भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर उस फॉर्मेशन को वहाँ पे टच कर देती है। और ऐसा होते ही अचानक उस टाइम फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा अजीब एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि देखते ही देखते स्नो वैलो को वहाँ पे मेमोरी स्पेस के अंदर लेके चली गई थी, जहाँ पे स्नो वैलो को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। और ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि स्नो वैलो की सिस्टर की ही थी, जिसे स्नो वैलो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और उसी की सारी यादें वहाँ पे उसके दिमाग में चल रही थी। और उसे वहाँ पे वो पल भी याद आता है जिस दिन स्नो वैलो ने टियानलिन सेट को ज्वाइन किया था। और इस दिन उसकी बहन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। और अभी स्नो वैलो को वहाँ पे वो सब कुछ याद आ ही रहा था कि अचानक से उसकी बहन वहाँ पे जोर जोर से इसका नाम चलाते हुए उसे वापस होश में लाने की कोशिश करने लगी थी, जिसके चलते स्नो वैलो की आंखें भी वहाँ पे खुल जाती है। लेकिन इसी के साथ स्नो वैलो को वहाँ पे अपनी बहन के बारे में सब कुछ याद आ चुका था, जिसके चलते वहाँ पे उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। और होश में आते वो वहाँ पे एसएसटजू को देखते हुए उनसे कहती है, एसएसटर मुझे सब कुछ याद आ गया। और ये कहते हुए जब स्नो वैलो वहाँ पे अपने सामने देखती है तो उसे वहाँ पे अपनी बहन लू यी की बॉडी दिखाई देती है, जो कि स्नो वैलो की तरह एंशिएंट टियानलिन सेट की एक डिसेबल थी। और उसकी बॉडी के अंदर किसी ने वहाँ पे एक सोड को घुसा रखा था। और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बहन की बॉडी के पास जाते हुए उससे कहती है, मेरी बहन आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया। और ये कहते हुए जैसे वहाँ पे वो उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी वहाँ पे राख में बदलते हुए वहाँ पे गायब हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी पिछले 10 लाख सालों से यहाँ पे ऐसे ही पड़ी हुई थी। और जैसे लू यी की बॉडी वहाँ पे गायब होती है तो उसकी बॉडी के अंदर घुसी सोड भी वहाँ पे नीचे गिर जाती है, जिसे उठाकर स्नो वैलो वहाँ पे रोते हुए कहने लगी थी, मेरी बहन लू यी आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, किसने तुम्हें मारने की कोशिश की। और ये कहकर बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे अपनी बहन को याद करते हुए रोना शुरू कर देती है, जबकि एसएसटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को वहाँ पे अपने हाथों में लाते हुए कोल्ड टोन में वहाँ पे अपनी पावर को आदेश देते हुए कहते हैं, मुझे दिखाओ कि आखिर 10 लाख साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। और एसएसटजू कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और एसएसटजू के इसी गुस्से के साथ हमारा यह कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।